Good afternoon, students. Now we start today's class. अब तक हम कर चुके थे अधिकार किसे कहते हैं, राइट्स को डिफाइन कर चुके थे, राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं, राइट्स के टाइप्स कर चुके हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स कर चुके हैं और प्रिंसिपल्स कर चुके हैं, अधिकारों के सिद्धांत कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, अधिकारों का महत्व, कि मनुष्य के जीवन में या मनुष्य को इस समाज या राष्ट्र में रहते हुए जिन अधिकारों का वो उपभोग कर रहे हैं वो अधिकार उसके विकास में किस प्रकार सहायक है। तो अधिकारों की इसी इंपॉर्टेंस को लेकर लास्की महोदय ने कहा है कि अधिकार जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत जरूरी है, कि मनुष्य के लिए वो सारी सिचुएशंस एस्टेब्लिश करते हैं राइट्स, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। और दूसरी तरफ लास्की ने राज्य के लिए भी कहा है कि जिस स्टेट के नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं उस राज्य की पहचान एक अलग ही स्वरूप में होती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, कि राज्य की पहचान, कि राज्य कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिर्फ नाम का ही डेमोक्रेटिक है, वहाँ ह्यूमन राइट्स की शेविंग होती है या नहीं, वहाँ के सिटीजन्स की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है या नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र का मतलब होता है वेलफेयर वर्क करना, कल्याणकारी कार्य करना। तो वो कल्याणकारी कार्यों की पहचान वहां के नागरिकों को दिए हुए अधिकारों से होती है। इसीलिए लास्की ने कहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में विकास के लिए भी और राज्य को भी अपने विकास के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि राज्य का विकास निर्भर करता है उसके नागरिकों के विकास पर, और नागरिकों का विकास निर्भर करता है वो किन अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। तो इन्हीं आधारों पर आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स की, अधिकारों का महत्व क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, कि अधिकारों में हमने सब तरह के अधिकारों की बात की है, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकारों के सिद्धांत में भी प्राकृतिक सिद्धांत, मार्क्सवादी, आदर्शवादी, सामाजिक कल्याणकारी। तो ये जो सारी परिस्थितियां होती हैं ये व्यक्ति के जीवन से सारी जुड़ी हुई होती है। मनुष्य के जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, इन सारे पहलुओं का जब समुचित विकास होता है उसी को सर्वव्यापक विकास या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास, उसके सभी पहलुओं का विकास एक समान, जहां उसकी मूलभूत मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है उसी के साथ साथ उसे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए, उसे आर्थिक अधिकार में काम का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी होना चाहिए, उसके साथ समाज में छुआछूत नहीं किया जाना चाहिए, उसे सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। तो ये सारे अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अधिकार समाज के विकास के साधन, कि अधिकारों से समाज का विकास कैसे संभव हुआ है। जैसे जैसे मानवीय सभ्यता विकसित होती गई है मनुष्यों ने कुछ अपनी आदतें बदली हैं और कुछ आदतों को एज इट इज रखा है, कुछ अच्छी परंपराएं रीति रिवाज थे उनको ऐसे ही रखा है जो समाज का आज भी आधारभूत ढांचा है, और कुछ प्रथाओं को त्याग दिया गया है। तो ये क्या दर्शाता है कि समाज विकसित हो रहा है, और ये सब कुछ संभव हुआ है कि जैसी जैसी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही है हम वैसे वैसे राइट्स की डिमांड रखते हैं अपने राष्ट्र से, या हमारे समाज को बदलने की जो कोशिश करते हैं वो यही दिखाता है कि अधिकारों के माध्यम से समाज को विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकार अति आवश्यक है, कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है, जो अपने सिटीजन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर के वर्क करती है, कल्याणकारी कार्य करती है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में नागरिकों को अधिकार सबसे ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री बेशी वेलफेयर पे करती है। तो जहाँ के नागरिकों को ज्यादा अधिकार प्राप्त होंगे इट मीन्स वहां की जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शासन की भागीदारी में सक्रियता से योगदान देती है। इसका मतलब है वहां जनता जागरूक है, वहां लोकतंत्र ज्यादा कामयाब है, लोकतंत्र की सफलता ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसा कंट्री दोबारा से किसी के
अधीन हो जाए या वहां किसी तरह का निरंकुश शासन स्थापित हो जाए। तो अधिकार लोकतंत्र के शासन के अंतर्गत नागरिकों में जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता तथा समानता के पोषक कि राइट्स में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में या फिर उदारवादी समाजवादी अधिकारों के सिद्धांत में दो वर्ड यूज हुए थे, समानता, उदारवाद और व्यक्तिवाद। उदारवाद का मतलब है समानता और व्यक्तिवाद का है स्वतंत्रता। तो अधिकार दोनों तत्वों की बात करते हैं और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में लास्की ने जिन 3 अधिकारों का वर्णन किया है उनमें ये दोनों सबसे पहले हैं, जीवन की स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति। तो स्वतंत्रता और समानता को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया जाता है यदि किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था, मेनली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास समानता या स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, वहां सिर्फ औपचारिक या संवैधानिक स्वरूप में लोकतंत्र का शासन है, वास्तविक स्वरूप में वहां लोकतांत्रिक सरकार विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट आता है अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला कि मैनेजमेंट ऑफ राइट्स इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जो अधिकार होते हैं वो समाज, अधिकार उन्हें कहा जाता है जिन प्रथाओं, रीति रिवाजों, नीतियों को समाज अपनी सहमति से स्वीकार करता है और राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो अधिकार समाज की आधारशिला होते हैं कि समाज में जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो मुद्दे दोनों तरह के हो सकते हैं, गुड एस्पेक्ट्स में जैसे कि शांति की व्यवस्था होती है, सभा संगठन होते हैं, बैड एस्पेक्ट्स में जैसे समाज के लड़ाई झगड़े, अशांति, अव्यवस्था या किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज में कोई भी ऐसी गतिविधि की गई है जिससे समाज के मूल्य प्रभावित हो रहे हैं। तो उस समाज की आधारशिला में व्यक्ति के ये जो अधिकार होते हैं वही अधिकार यह सीमित करते हैं कि व्यक्ति समाज को किस तरीके से और कहां तक प्रभावित कर सकता है। तो अधिकारों को व्यवस्थित करना, अधिकारों का जो सीमित आधार है कि अधिकारों की विशेषताओं में किया था ना, अधिकार सीमित होते हैं कि अधिकारों की हम डिमांड रख सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन वो मांग अधिकारों की सीमित होती है, असीमित नहीं होती। वो सीमित आधार समाज ही प्रदान करता है। और लास्ट आता है अधिकारों के महत्व में, अधिकार सुदृढ़ तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। राइट्स फॉर वेलफेयर स्टेट, जो हम अब तक सारी बातें करते आ रहे थे कि वेलफेयर स्टेट जो होती है वो नागरिकों के अधिकारों के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक होती है, सबसे ज्यादा वहां पर एक एक्टिवनेस देखने को मिलती है। वहां की जो गवर्नमेंट भी होती है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपने सिटीजन्स के थ्रू, अपनी पब्लिक के थ्रू अपॉइंट करके ही आती है। और जो उसकी जनता होती है, नागरिक होते हैं, वो राष्ट्र के प्रति उनमें राष्ट्रीय भक्ति की भावना होती है, वो राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए ही काम करते हैं। तो अधिकार सुदृढ़ और कल्याणकारी स्टेट का बेस भी। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। डिफाइन राइट्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ राइट्स। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकता है आज क्लास में। अगर किसी को नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। किसी की कोई क्वेरी है यहाँ तक? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है? तो अधिकार तो हमने पढ़ लिए, तो दोनों के बीच संबंध देखने से पहले सबसे पहले हम कर्तव्य पढ़ेंगे कि कर्तव्य होता क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटीज। तो अधिकार क्या थे? अधिकार ऐसी चीजें थी जिनकी हम राज्य से, सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें ये ऐसो आराम की चीजें चाहिए, हमारे लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स या मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी करो, वो थे अधिकार। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य मांग व्यक्तियों के द्वारा नहीं होती है, कर्तव्य वो अवधारणाएं हैं जिनकी राज्य अपने नागरिकों से अपेक्षा रखता है कि नागरिक उनको पूरा करेंगे। तो कर्तव्य वर्ड अंग्रेजी के डेप्थ से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ऋण।
डेब्ट क्या होता है कि हम जब किसी से कोई पैसा लेते हैं या किसी भी चीज को जो उधार लेते हैं ना, ऋण जो होता है उसको डेब्ट बोला जाता है। तो कर्तव्य एक तरह से स्टेट का हमारे ऊपर ऋण है, कि ऋण क्या है कि स्टेट ने हमें जो राइट्स दिए हैं उन राइट्स का एहसान उतारना एक तरह से, वो है कर्तव्य। कि हम अगर कुछ कर्तव्यों की पालना करेंगे तो स्टेट ने हमें जो राइट्स दिए हैं उनका ऋण हम उतार रहे हैं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, कि व्यक्ति अगर राज्य से कोई सुविधा चाहता है तो साथ ही साथ वो राज्य का ऋणी भी हो जाता है। तो उस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्तियों को या नागरिकों को कुछ दावे या कुछ काम जो उनके लिए नेसेसिटी होता है वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ नेसेसिटी वर्ड अलग अलग सेंस में है। जैसे कि अधिकारों की बात हम करते हैं तो चाहे किसी भी देश का संविधान लिखित हो या अलिखित हो, वहां अधिकारों को न्यायिक संरक्षण मिला हुआ होता है। लेकिन हम जैसे कि भारत का ही एग्जाम्पल ले, हमारे संविधान के अनुसार हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। उन मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन होता है तो हम कोर्ट में अपील डाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो 11 कर्तव्य ड्यूटीज मिली हुई है, उन ड्यूटीज के लिए कि हम ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि ये अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा, हाँ उस ड्यूटी के लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमारी सर्विस की कोई ड्यूटी है या फिर हमें जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है लीगली, अगर उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तब जाया जा सकता है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई कंपल्शंस या भावनाएं नहीं होती कि अगर किसी ड्यूटी को नहीं किया जा रहा है तो न्यायिक शरण में जाया जा सके। यही डिफरेंसेस होता है, या सबसे बड़ा यही भेदभाव है कर्तव्यों और अधिकारों के बीच में। इसीलिए हर कोई अपने राइट्स की डिमांड करता रहता है, ड्यूटीज को फुलफिल करने की नहीं सोचते हैं। जबकि अगर हम अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे तो दूसरे को हम राइट दे रहे हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आज इस पेंडेमिक पीरियड में, कोविड-19 में क्या है, मास्क वियर करना क्या है, हमारी एक तरह से ड्यूटी है। राइट्स के साथ साथ ड्यूटी भी है। जैसे हम मास्क वियर कर रहे हैं, अगर हमें कुछ इन्फेक्शन है तो हमारी ये ड्यूटी है कि भाई मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है तो मुझे मास्क पहनना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। क्योंकि इस ड्यूटी को फुलफिल करके हम जिन दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं उनके अधिकार को सुरक्षित कर रहे हैं। उनका अधिकार क्या है, आजादी से या स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से रहना, कि हम उनके अधिकार की रक्षा कर रहे हैं, खुद सेफ्टी या प्रिकॉशंस यूज करके उनको बीमार होने से बचा रहे हैं। अब बात करते हैं कर्तव्यों के प्रकार। तो कर्तव्यों के 5 प्रकार बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट की काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, सबसे फर्स्ट ड्यूटी कौन सी आती है, मोरल ड्यूटीज। कि मोरल ड्यूटी का मतलब होता है कि कुछ यूनिवर्सल नॉर्म्स, कि यूनिवर्सल नॉर्म्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबके लिए ठीक होती हैं, जिसको कोई नहीं नकार सकता, चाहे हम खुद ना करें उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर, लेकिन होती वो ठीक ही है। जैसे कि सच बोलना, माँ बाप की सेवा करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, चाहे हम ना भी करते हो लेकिन हम अपने बच्चों को तो हमेशा यही चीजें सिखाते हैं, दूसरों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए। हाँ, कई बार ह्यूमन बींग्स के सामने ऐसी सिचुएशंस होती है कि उनको नैतिक मूल्यों को थोड़ा अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज करना होता है। लेकिन ये जो मोरल ड्यूटीज होती हैं, इन मोरल ड्यूटीज को अगर मोलिस करेंगे, अवहेलना करेंगे तो कोई दंड का प्रावधान नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, निंदा का प्रावधान है। सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि अरे वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनको घर से निकाल दिया है। कि हर कोई क्रिटिसाइज कर सकता है उस चीज को, लेकिन समाज उस चीज के लिए दंड नहीं दे सकता है। नेक्स्ट ड्यूटी आती है लीगल ड्यूटीज। कि लीगल ड्यूटीज क्या है, कि वो ड्यूटीज जिनको अगर फुलफिल नहीं किया गया तो हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या फिजिकल हार्म हो सकता है। जैसे हम अपने किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो जेल में पहुंच जाएंगे। इस तरह से अगर हम टैक्स पे नहीं करते हैं, ड्यूटी है हमारी टैक्स पे करना, तब भी हमारे ऊपर ज्यादा रिबेट या ज्यादा फाइन लग जाएगा।
कुछ ऐसे जैसे कि हम अपने फ्लैग को जो ओबे करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो रिस्पेक्ट दिखाते हैं, वो सारी चीजें अगर उनकी पालना नहीं करेंगे, इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें आर्थिक हानि भी हो सकती है या फिर शारीरिक हानि, मतलब जेल वगैरह जो हो जाती है। नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य क्या आते हैं? सिविक ड्यूटीज क्या होती है नागरिक कर्तव्यों में? जैसे कि हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में जो अनुच्छेद 19 में बताए गए हैं नागरिक कर्तव्य, वो सारे के सारे हैं। नागरिक कर्तव्य क्या है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का, किसी को छीन नहीं सकते, किसी के काम करने का, कि ये नहीं है कि अगर हम काम करने लायक हैं, फिजिकली मेंटली ठीक है, तो हमें काम करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के ऊपर बोझ बन के बैठने का। नेक्स्ट आता है राजनीतिक कर्तव्य। राजनीतिक कर्तव्य क्या बनता है? सरकार में सहभागिता, वोट डालना हमारा हमारी ड्यूटी है एक तरह से, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। यही बात मैंने पहले बताई है ना, ड्यूटीज के ऊपर कोई लीगल पॉलिश कंपल्शन नहीं है कि वोट डालना हमारी पॉलिटिकल ड्यूटी है, लेकिन अगर ना भी डाल के आएंगे तो कोई सजा नहीं होगी। और नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वही फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। संविधान के कौन से भाग में दी गई है मौलिक कर्तव्य? भाग 4 में कुछ मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और जब संविधान का निर्माण हुआ था तब मौलिक कर्तव्य नहीं बनाए गए थे। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने वास्तविक रूप में 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, लेकिन जब तक संविधान लागू हुआ था तब तक संशोधित स्वरूप में 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो बाद में अमेंडमेंट होकर 2002 के अमेंडमेंट में 2003 में जो लागू हुआ था 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, वो क्या था? सभी माता पिता और गार्जियन संरक्षकों को अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाएंगे। अब कर्तव्यों की क्लासिफिकेशन एक और तरह से दी हुई है आपकी बुक में कि ड्यूटीज ऑफ ए मॉडर्न सिटीजन्स, और उसके बाद आता है नेक्स्ट इसी में कि ड्यूटीज ऑफ मॉडर्न सिटीजन्स फॉलो क्यों करते हैं, कि ड्यूटीज ऑफ मॉडर्न सिटीजन्स की आज हम जिस मॉडर्निटी की बात करते हैं कि हम ये कहते हैं कि मॉरल ड्यूटीज पे कोई कंपल्शन नहीं है, पॉलिटिकल ड्यूटीज पे कोई कंपल्शन नहीं है, उसके साथ साथ सोशल ड्यूटीज पे कोई कंपल्शन नहीं है। तो आज के इस डेमोक्रेटिक एरिया में हम किन ड्यूटीज को मानेंगे कि नेसेसिटी होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स पे या सिटीजन्स पे? तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है लीगल ड्यूटीज, कि कुछ ऐसी लीगल ड्यूटीज बना दी गई हैं जो कंपलशिएट है। वैसे तो कर्तव्यों पे कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन कर्तव्यों के पीछे दंड का प्रावधान नहीं था, इसलिए कर्तव्यों की बहुत ज्यादा अवहेलना होती थी। और इसी अवहेलना को मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर देशों ने ड्यूटीज को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज किया है, जिसमें फर्स्ट आता है लीगल ड्यूटीज। कि लीगल ड्यूटी क्या है? पैट्रियोटिज्म टुवर्ड स्टेट, राजभक्ति। कि अगर जैसे कि आर्मी में कोई व्यक्ति है, वो अपने आर्मी के सीक्रेट्स अगर हमारे किसी नेबर को, पाकिस्तान को, या हमारा जो राइवल है, दुश्मन देश है, अगर उसको दे देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इट मीन्स उसके ऊपर देशद्रोह का शासन लग सकता है, कि उसे उम्र कैद भी हो सकती है, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। या फिर वॉर चल रही है या कोई भी आपातकालीन संकट लगा हुआ है हमारे देश में, तो उसमें हमारी लीगल ड्यूटी बनती है कि हम तन मन धन से देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। तो राजभक्ति की जो ड्यूटी है वो एक तरह से कंपल्सरी कानूनी कर्तव्य बन गया है। नेक्स्ट है कानूनों का पालन। कानूनों का पालन का मतलब है संसद जिन बिल को विधेयक के रूप में पारित कर देती है और वो विधेयक कार्यपालिका के द्वारा जब देश का शासन चलाने के लिए लागू कर दिया जाता है, तो उस कानून की पालना जनता
अवश्य करेगी। अगर उस कानून की पालना नहीं की जाती है तो कानून की दृष्टि से उन्हें दंड प्रदान किया जा सकता है या कानून की पालना करवाने के लिए उन्हें मजबूर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है शासन अधिकारियों के साथ सहयोग। शासन अधिकारी कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स। जैसे हम किसी भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं या फिर किसी भी अभियान के तहत, जैसे अब महामारी फैली हुई है तो महामारी में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, 6 बजे के बाद सारी दुकान मार्केट जैसी सिटीज में बंद हो जाती है। हरियाणा में ये रूल अब कर दिया है, तो जनता को कोऑपरेट करना पड़ेगा कि ये नहीं कि पुलिस आएगी हर किसी की दुकान का शटर डाउन करवाएगी, नहीं, मार्केट बंद करवाएगी। सहयोग खुद करना पड़ेगा शासन अधिकारियों के साथ। अगर कोई सहयोग नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करों की अदायगी, कि नागरिकों का ये कर्तव्य भी कानूनी हो गया है, क्योंकि अगर कोई फिक्स टाइम पे जितना उसका टैक्स बनता है, चाहे उसकी आय का साधन कोई भी है, गवर्नमेंट जॉब पे, अपना खुद का बिजनेस करता है, जो भी कुछ है, अगर टैक्स पे नहीं करता है तो उसकी इनकम को कंक्लूड करके टैक्स की जो रेड पड़ती है या जो फाइन्स लगता है वो सारी गतिविधियां की जा सकती है या फिर उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। नेक्स्ट है मताधिकार का उचित प्रयोग। मताधिकार का उचित प्रयोग का मतलब है जब वोट डाले जाते हैं चुनाव के समय, हम अपने वोट को बेच नहीं सकते हैं। ये गतिविधि बहुत ज्यादा होती थी और भारत के बैकवर्ड एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि वहां पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स थी वो कास्ट सिस्टम पे, करप्शन पे बेस्ड थी। तो ये एक तरह से मॉडर्न डेमोक्रेटिक माहौल में कंपलसरी लीगल ड्यूटी कर दी कि वोट खरीदने वाला ही नहीं, वोट बेचने वाले को भी अब दंड का प्रावधान होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवा के लिए उद्धत। सार्वजनिक सेवा का मतलब है अगर सरकार किसी भी स्थानीय या राष्ट्रीय संस्था से किसी आशा या किसी मुसीबत के समय मदद के लिए रहती है तो तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए जैसे कि जब जनगणना होती है तो टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, वो एक तरह से कंपलसरी है, मना नहीं कर सकते। इलेक्शन जब होता है, इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे अब जब लास्ट ईयर जब कोरोना का पीरियड था तो टीचर्स की मिड डे मील या राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में, सर्वे करने में जो ड्यूटी लगी थी, वो सार्वजनिक सेवा के लिए मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेना में भर्ती होना। अगर राज्य के ऊपर बाह्य आक्रमण हो जाता है और उसकी जितनी सशस्त्र सेना है वो देश को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं हो पाती है तो सैनिक भर्ती का आह्वान किया जाता है। और उस भर्ती के लिए कई बार, जैसे पहले टाइम में होता था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सिचुएशंस देखने को मिली थी कि उस टाइम पे 18 साल या 21 साल तक के जितने भी लड़के थे गाँव में, शहरों में, सबको इकट्ठा कर करके बॉर्डर पे या आर्मी पे भेज दिया जाता था। तो उसके लिए सेना में भर्ती की सहमति की जरूरत नहीं होगी, ये ड्यूटी कंपलसरी कर दी गई है एक तरह से। और नेक्स्ट आता है राजनीति में बुद्धिमता से काम लेना। राजनीति में बुद्धिमता से काम लेने का मतलब है अपने वोट का उचित प्रयोग करना। ये नहीं कि हम किसी के बहकावे में या किसी के दिखावे में आके अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं या दलबंदी का मुद्दा बन रहे हैं। और लास्ट आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति, सरकार ने हमें जो भी सुविधाएं प्रदान की है, रेल, डाक, तार, पेट्रोल पंप या फिर गांव में जो चौपालें होती हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति है क्योंकि वो सरकार के पैसे से बनी है। गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होती है, ये नहीं कि आवारागर्दी करने वाले उनको तोड़ दे, नहीं, हमें उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई देता है, शिकायत की जा सकती है पुलिस में, उसको पुलिस लेके भी जा सकती है। तो ये सारी थी आज के माहौल की कानूनी कर्तव्य। अब सेकंड आते हैं नैतिक कर्तव्य, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कंट्री क्या उम्मीद रखता है अपने सिटीजन्स से कि उनकी मॉरल ड्यूटीज क्या होंगी। सबसे पहले आता है टू बिकम ए गुड मैन, एक अच्छा आदमी बनना। अच्छा आदमी बनने का मतलब है जब हम देश की सक्रिय राजनीति में योगदान देंगे, अपने वोट को नहीं बेचेंगे, सोच समझ के वोट का प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी जॉब में हैं तो वहां हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये मुद्दा रखेंगे कि हम बेईमानी, धोखेबाजी या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, ना खुद रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे।
तो ये अच्छे आदमी की एस्पेक्ट्स में आते हैं और हर कंट्री ये उम्मीद रखता है। नेक्स्ट है अपने प्रति कर्तव्य। अपने प्रति कर्तव्य का मतलब क्या है? अपने शारीरिक तथा मानसिक विकास के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहना, कि शारीरिक और मानसिक रूप से जब हम विकसित होंगे तो हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार सहनशील होगा, सहानुभूति की भावना होगी हमारी दूसरों के साथ। तो नेक्स्ट आता है परिवार के प्रति, कि जब व्यक्ति का सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है, तब वो खुद के बाद एक परिवार का सबसे पहले सदस्य होता है, या परिवार उसकी पहली इकाई होती है स्वयं के बाद। तो वो परिवार के सदस्यों की भरण पोषण की जो जिम्मेदारी उसके ऊपर है, या परिवार की जो प्रथाएं, रीति रिवाज, या परिवार के विकास की हर संभव कोशिश करेगा। फिर परिवार के बाद नेक्स्ट इकाई व्यक्ति के जीवन में आती है पड़ोसियों की। तो पड़ोसियों के प्रति भी वो उन्हीं अच्छे गुणों को पालना करेगा, या उनके सुख दुख में एक तरह से काम आने की जो भावना होती है। और पड़ोसियों के बाद व्यक्ति के जीवन का नेक्स्ट पहलू क्या आता है? गांव, नगर या प्रांत के प्रति। गांव, नगर और प्रांत के प्रति क्या ड्यूटीज होती हैं प्रत्येक व्यक्ति की, कि वो अपने गांव को, जैसे हम स्वच्छता को ही मुद्दा लें, अपने गांव को स्वच्छ रखेगा। गांव के बाद नगर को, क्योंकि जो देश है वो प्रांतों या नगरों से ही उनका निर्माण हुआ है। तो हर एक व्यक्ति अगर अपने अपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे किसी चीज को सुधारेगा तो देश अपने आप सुधर जाएगा। नेक्स्ट आता है देश के प्रति कर्तव्य। देश के प्रति कर्तव्य में आती है देशभक्ति की भावना, या देश को हमारे तन मन धन से तब भी जरूरत होती है, तब अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहना। जैसे कुछ कंट्रीज में, जैसे इजराइल है, हमारे यहाँ 18 साल का होने के बाद वोट बन जाता है। इजराइल में 18 का होने के बाद 16 to 18 ईयर्स 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग हर किसी के लिए कंपलसरी होती है। जैसे इंडिया में अगर हम कोई भी व्हीकल चलाना चाहते हैं तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है ना। तो वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां हर किसी अडल्ट को, जब कि वो वोटिंग राइट के लिए एलिजिबल होता है या फिर दूसरे राइट्स जब वो अचीव करना चाहता है, जैसे हमारे लिए एक आधार कार्ड जरूरी है, तो उसी तरह से वहां हर सिटीजन को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे भी यहाँ कॉलेज और स्कूल्स में होता है ना एनसीसी, एनएसएस, सारी उसी सैनिक प्रशिक्षण की मूलभूत इकाई होती है, कि वहीं से शुरुआत होती है। अब देश के बाद आता है विश्व के प्रति कर्तव्य। विश्व के प्रति कर्तव्य का मतलब है, इसमें एक अवधारणा आती है वसुधैव कुटुंबकम, कि भारतीय सभ्यता या संस्कृति किस पर निर्भर है? वसुधैव कुटुंबकम पर, कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब देशों को समान मानकर, ये नहीं है कि हम अपने देश के प्रति संकीर्ण राष्ट्रीयता रखते हैं, नहीं, हम सभी देशों के प्रति एक सद्भावना रखेंगे, जैसे कि भारत ने किया भी है। भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद भी बहुत सारे कंट्रीज आजाद हुए हैं, तो भारत ने यूएनओ के माध्यम से अपनी सेना उन देशों में भेजी थी, पिछड़े देशों का आर्थिक सहयोग भी दिया था, सैनिक सहयोग भी दिया था। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, उन न्यूक्लियर वेपन्स की जो अंधाधुंध दौड़ चल रही थी उसका भी विरोध किया था भारत ने। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने कंट्री को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने देश की सोच रहे हैं, हमें किसी से कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि आज के ग्लोबल टाइम पीरियड में कोई भी आइसोलेटेड नहीं रह सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये बीमारी दिखाई देती है ना, चाइना से शुरुआत हुई थी, अगर आइसोलेटेड रह सकते तो वर्ल्ड में नहीं स्प्रेड होती है बीमारी। तो आइसोलेटेड हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, चाहे हम ट्रेड के लिए, व्यापार के साथ साथ अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड है। और इसी डिपेंडेंसी की वजह से हमें सबके साथ सद्भावना की जरूरत है, ना कि संकीर्ण राष्ट्रीयता की। तो यहाँ तक हमने आज किया है सिर्फ डिफाइंड ड्यूटीज की, ड्यूटीज होती क्या है, और उसके बाद ड्यूटीज के टाइप्स की, मेजरली ड्यूटीज को
5 टाइप से डिफाइन किया गया था, और आज के मॉडर्न पैंडेमिक टाइम के अकॉर्डिंग ड्यूटीज को 2 तरह से डिफाइन किया गया था कि 5 टाइप ड्यूटीज के थे, मोरल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, सिविक ड्यूटी, पॉलिटिकल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसके बाद ड्यूटीज ऑफ मॉडर्न सिटीजन्स में ड्यूटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, लीगल ड्यूटीज और मोरल ड्यूटीज। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया? किसी की कोई क्वेरी है तो पूछो बेटा। किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको समझ आ गया?